देश के विभाजन का दंश झेलने वाले हर इस व्यक्ति को नमन करता हूं, जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाई है। मैं आज इस अवसर पर उन सभी वीरों और उनके परिवारों को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका झेली और अपना सब कुछ गंवाकर भी वो अपने देश, अपने समाज, अपनी संस्कृति को जिन्होंने जीवंत रखा। अभी हमने सभी वक्ताओं को यहाँ से सुना, कितना कठिन था वो दौर, किस प्रकार की निर्दयता, किस प्रकार की क्रूरता, हम सब अभी उसका बखान यहाँ पर सबके मुख से सुन रहे थे। मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि मुझे आज विभाजन की विभीषिका का दर्द सहने वाले सेनानियों के परिजनों को आज उनका सम्मान करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पिछले वर्षों में भी हम लगातार इस स्मृति दिवस को आप सबके बीच में याद करते रहे हैं। भाइयों बहनों, देश की आज़ादी के बदले किया गया उनका ये त्याग, उनके द्वारा सही गई यातनाएं, ये हिमालय से भी विराट है और उनके इस बलिदान की भरपाई करना असंभव है, क्योंकि ये इतना कठिन था कि वास्तव में बहुत लोग इसको, जिन्होंने नज़दीक से देखा या सुना है, वह भी पूरी तरह से शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके इस त्याग और बलिदान को हमेशा अपने स्मरण में रख सके कि ये जो आज़ादी मिली है, उस आज़ादी के लिए क्या कीमत चुकाई गई है। भाइयों बहनों, वो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 का वो काला दिन हम कभी भूल नहीं सकते। यह वह दिन था, जैसा अभी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया, कि उस दिन मजहब की आड़ में भारत माता को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, भारत माँ को लहूलुहान कर दिया गया और भारत की आज़ादी के एक दिन पहले मध्य रात्रि को थाली में सजाकर पाकिस्तान भेंट कर दिया गया। अभी डॉक्टर भसीन साहब ने बहुत अच्छी बात करी, जिद और जल्दी। इसके लिए कौन थे गुनाहगार, कौन थे कसूरवार? अगर ये प्रश्न हम सब लोग पूछें और मिलकर इसका जवाब खोजें, तो निश्चित रूप से इसका जवाब मिल जाएगा कि किनके कारण से इतनी बड़ी विभीषिका हुई। जहां 15 अगस्त 1947 को देश जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर आज़ादी के एक दिन पहले भारत माँ के 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। किस तरह मजहब के आधार पर विभाजन का दर्द दिया गया, किस तरह भारत माँ के सीने को छलनी किया गया, यह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे इतिहास का वो काला अध्याय है जब भारत माता के आंचल में बसे करोड़ों लोग विभाजन की विभीषिका से गुजरते हुए अपने घरों, गांव और बस्तियों से उजाड़े गए। जहां आंगन था वहां सरहद बन गई। आज भी उन लोगों की आंखों में वो पीड़ा, वो दर्द जिंदा है, जिनके अपने परिजन, जिनके माता पिता, जिनके बच्चे उनसे बिछड़ गए या इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमने पिछली बार जब ढाका का भी जिक्र आता है, तो पिछले वर्ष हम लोगों ने रुद्रपुर में जब इस विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस का कार्यक्रम किया था, तो वहाँ भी हमने नज़दीक से देखा। और ऐसे बहुत सारे लोग आज हमारे उत्तराखंड में भी हैं, जो लोग उस समय के गवाह थे। उनके लिए यह एक ऐसी याद है जो आज भी
अगर हम बात करते हैं या इन स्मरणों को सुनते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं देख रहा था जब अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उसके बाद के वक्ता बोल रहे थे, हमारे रावत साहब, भसीन जी, सब लोग जब अपनी बात रख रहे थे तो लोग किस प्रकार से भावुक हो रहे थे, उस समय को महसूस करके, याद करके। भाइयों बहनों, विभाजन की पीड़ा को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह केवल एक भूभाग का ही विभाजन नहीं हो रहा था, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियों का, उनके घर परिवारों का और उनकी जो सांस्कृतिक पहचान थी उसका भी विभाजन हो रहा था। उस समय लाखों लोग बेघर हो गए, परिवार बिखर गए, न जाने कितने निर्दोष लोगों की जानें चली गई। और सच में अभी डावर साहब कह रहे थे कि जो 10 लाख संख्या रिकॉर्ड में, मतलब ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये संख्या 10 लाख से कई ज़्यादा थी, कई गुना ज़्यादा। ये दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार था। और ये विभाजन का दर्द केवल एक दिन या एक घटना तक सीमित नहीं रहा, और जो विस्थापन था, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना था, इससे भयानक और विकराल रूप पहले कभी नहीं देखा गया। भारत के बंटवारे ने सामाजिक एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से तार-तार कर दिया गया। मैं आज इस मंच से उस वैमनस्य और दुर्भावना का, जिन्होंने बहुत ही दृढ़ता से सामना किया, चाहे जितनी भी मुसीबतें आई, जितनी भी यातनाएं आई, उन्होंने उसको सामना किया और कहीं न कहीं अपने धर्म के प्रति, अपने काम के प्रति उन्होंने अपने आप को दृढ़ता से खड़ा किया। मैं उन प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आज अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं, जिन्होंने इसका सामना किया। उस हिंसक उन्माद के बीच भी यहाँ इस परिसर में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ और उनके अनेक साथियों ने समाज के प्रति अपने कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता और मातृभूमि के प्रति अपने समर्पण को जीवंत रखा। भाइयों बहनों, इस विभाजन की आग में आज तक मासूम लोगों को जलना पड़ रहा है। अभी हम देख रहे हैं जिस प्रकार से बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटना हुई है, हम सब देख रहे हैं किस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार किए, किस प्रकार से समाचार पत्रों में हमने देखा, टेलीविजन पर देखा। हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों से अब हमें सबक लेने की आवश्यकता है। बांग्लादेश में भी ये पहली बार नहीं हो रहा है। पहले 47 में हुआ, फिर बांग्लादेश विभाजन जब 1971 में हुआ, उस समय भी हुआ था। वहाँ से उस समय भी लाखों हिंदुओं ने भारत में शरण ली, अपनी जान बचाकर वो वहाँ से यहाँ पहुँचे। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत सारे जो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ से आए हुए तमाम शरणार्थी उधम सिंह नगर के एक कोने से दूसरे कोने तक पूरी तरह से विस्थापित होकर यहाँ आए। उन सब के बीच में मेरा बचपन बीता है, तो मैंने देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में उन लोगों को वहाँ से विस्थापित होना पड़ा था। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो CAA का कानून, नागरिकता संशोधन कानून जो देश के अंदर लाया गया है, उससे कई हजार लोगों को, लाखों लोगों को उधम सिंह नगर और उसके आसपास क्षेत्रों में, उधम सिंह नगर, पीलीभीत जनपद उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर उनको पहले नागरिकता नहीं मिली हुई थी, अब उन सबको यहाँ पर नागरिकता मिल रही है। उनको दोबारा से जो है सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार मिल रहा है। हमें बांग्लादेश में रहने वाले जो हिंदू भाई हैं उनकी भी चिंता है, और भाजपा की सरकार ने अपनी चिंताओं से बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उस सरकार को अवगत कराया है। पूरी दुनिया में हिंदू संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किंतु जो लोग छोटी छोटी घटनाओं पर भारत के अंदर कैंडल मार्च निकालते थे,
तमाम प्रकार का अनशन करते थे, तमाम प्रकार का विरोध प्रदर्शन करते थे और मानवाधिकार के लिए रोने वाले संगठन आज न जाने कहां बिलों में घुसे हुए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये भी हम सबके सामने एक प्रश्न है कि समय समय पर छोटी छोटी बातों पर विरोध खड़ा करने वाले लोग आज पूरी तरह से इस सीन में गायब हैं। भाइयों बहनों, हम सभी को सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है और जो इस तरह का ढोंग करते हैं, मैं कहना चाहता हूं क्योंकि एक ऐसा अवसर है कि आज हम विभाजन स्मृति दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उनको स्मरण करने के लिए। इसलिए ऐसे ढोंगियों से बचकर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो ये लोग देश को फिर से एक और विभाजन की ओर धकेल देंगे। मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने इस पर पूरी चिंता की है। इस बंटवारे ने जो जटिलताएं और विषमताएं आजाद भारत के सामने लाकर खड़ी करी हैं, देश आज भी उन्हें झेल रहा है। अनेक इतिहासकारों और राजनेताओं ने विभिन्न मंचों से स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत का विभाजन उस समय का जो नेतृत्व था, जिन लोगों के हाथ में उस समय फैसला करना था या अडिग रहना था, दृढ़ रहना था, उनकी निर्बलता का ये स्पष्ट उदाहरण था, जिसके कारण से देश का विभाजन हुआ। मेरा मानना है कि भारत का विभाजन एक पाप था और इसके लिए जिम्मेदार लोगों, नेताओं को हमारे देश की जो भावी पीढ़ी है, वो भावी पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। जब जब हम उनको विभाजन की इस विभीषिका को स्मरण करवाएंगे तो निश्चित रूप से उनके मन में हमेशा याद रहेगा कि इसके लिए कौन दोषी थे, कौन गुनाहगार थे। भाइयों बहनों, आज देश हमारा आज़ादी के अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और इस अमृतकाल में यह हमारा कर्तव्य है कि देश को स्वतंत्र कराने वाले और देश के विभाजन की यातनाएं झेलने वाले मां भारती के प्रत्येक सपूत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हम उत्तराखंड में बंटवारे के दौरान बलिदान होने वाले सेनानियों की याद में उत्तराखंड के हमारे उधम सिंह नगर में एक उनकी स्मृति में एक स्मारक भी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने वहाँ पर पहले से ही जो है जमीन इत्यादि, स्थान इत्यादि खोजने का काम चल रहा है। देश आज़ाद होने के बाद विभाजन विभीषिका झेल चुके लोगों को मिले दर्द को भुलाकर देश के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। ऐसे लोग जो सब कुछ अपना छोड़कर आ गए थे, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, कौशल से फिर से अपने को भी उन्होंने आबाद किया, अपने को भी हर प्रकार से संपन्न बनाया। वहीं देश के विकास में भी उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया। उत्तराखंड के विकास में विभाजन विभीषिका की पीड़ा सह चुके लोगों का योगदान बहुत ही अविस्मरणीय है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से पलायन करके आए हुए आप जैसे हमारे अनेक भाइयों ने दिखा दिया कि अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी मेहनत से इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। वो जो चाहे वो कर सकता है। सब कुछ लूट जाने के बाद, सब कुछ खो जाने के बाद भी फिर से नया संसार बसाने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग और समर्थन से हम उत्तराखंड को भी देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने में अवश्य सफल होंगे। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक बार नहीं अनेक बार उनके मुंह से ये शब्द निकले हैं कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आप सबके आशीर्वाद से, सबकी शुभकामनाओं से हम उस दिशा में ठीक प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। इस बार जो भारत सरकार के नीति आयोग के आंकड़े आए हैं, उस नीति आयोग के आंकड़ों में विकास के सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो रेटिंग रखी जाती है, उस रेटिंग में उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान के पहले राज्य के रूप में उसमें स्थान प्राप्त किया है। अंत में मैं पुनः इस आयोजन के लिए
भारतीय जनता पार्टी की महानगर इकाई को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। मैं पुनः विभाजन की विभीषिका के जंश को झेल चुके प्रत्येक उस आत्मा को, उस व्यक्ति को उनका स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।